ऑलमोस्ट 100 days आर लेफ्ट फॉर यूपीएससी प्रीलिम्स 2026 और अगर आपने अभी तक मॉडर्न इंडिया को रिवाइज नहीं किया है तो ये वीडियो आपका बहुत टाइम सेव कर सकती है ऑनेस्टली। और जो इंपॉर्टेंट है हम इस बुक से बताएंगे क्या पढ़ना है, हम क्यों पढ़ें 1000 पेज की ये किताब जब हमें लगभग 4 से 5 टॉपिक ही पढ़ना है जहां से मैक्सिमम क्वेश्चंस प्रीलिम्स में आते हैं। So in this video, I am going to tell you what are the important unit, what are the important chapters and pages ताकि आप अपने यूपीएससी के लिए मॉडर्न इंडिया को लगभग 10 दिन के अंदर आप फिनिश कर सकते हो और वही पढ़ोगे जो एग्जाम में आता है। सो हेलो एंड वेलकम टू मार्गदर्शन आईएएस। आई एम सिद्धार्थ, योर मेंटर एंड डायरेक्टर एट मार्गदर्शन आईएएस। लेट्स गेट स्टार्टेड। नाउ इस टाइम पर मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स ये कंफ्यूजन हो जाती है कौन सा रिसोर्स फॉलो करें, मतलब इतनी बड़ी बुक हम क्या पढ़ पाएंगे, या फिर एनसीईआरटी भी तो है और हमारी क्लास की नोट्स भी हैं, हम क्या पढ़ें। देखिए, सबका सोल्यूशन मैं आपको बताने वाला हूं ताकि आप बहुत ही लिमिटेड टाइम में और एग्जाम ओरिएंटेड प्रिपरेशन करेंगे। पहले ये देखते हैं ये 4 टॉपिक्स हैं कौन कौन से जहां से मैक्सिमम क्वेश्चंस आ रहे हैं। इस वीडियो में जो मैं रिसोर्सेज ले रहा हूं, एक तो ये किताब है हमारी स्पेक्ट्रम की, ओके। दूसरी मैं ले रहा हूं अपनी पीवाईक्यू की माइक्रो थीम जो कि प्रीलिम्स के लिए हमने 16 साल की डीकोड कर रखी है एंड आई एम श्योर आपके पास होगा ही क्योंकि आपने ऑलरेडी इसको परचेज कर लिया होगा। तीसरा हम लोग यहां पर ले रहे हैं इंपॉर्टेंट, वो है समरी। हमने ऑलरेडी की टर्म्स और समरी रिलीज कर दी है, आपको हमारे मोबाइल ऐप पे भी ये मिल जाएगा, आप जाके इसको परचेज कर सकते हो, डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है। ये 3 चीज बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है इस वीडियो में। चलिए सबसे पहले हम ये देखते हैं कि ये डेटा जो है ना वो मार्केट में ऑलरेडी अवेलेबल है। कौन सा डेटा है? ये है कि पिछले 16 और 15 इयर्स में पूरे प्रीलिम्स में से सब्जेक्ट वाइज कितने क्वेश्चंस यूपीएससी ने पूछे हैं। तो अगर हम देखें, सबसे ज्यादा क्वेश्चंस हिस्ट्री में पूछे हैं। पहले हिस्ट्री का वेटेज बहुत ज्यादा हुआ करता था, अब जो है थोड़ा सा कम हो गया है, लेकिन वेटेज अभी भी है। तो 234 क्वेश्चन सिर्फ हिस्ट्री से पूछे गए थे, ये टॉप मोस्ट सब्जेक्ट है। प्रॉब्लम हिस्ट्री में ये आती है कि हिस्ट्री सिर्फ एक सब्जेक्ट नहीं है, हिस्ट्री हैज बीन डिवाइडेड इनटू मेनी सब्जेक्ट्स, जैसे एंशिएंट, मिडिवल, मॉडर्न एंड आर्ट एंड कल्चर। और मेंस के लिए तो पोस्ट इंडिपेंडेंस भी है, लेकिन प्री के लिए हमें ये एंशिएंट, मिडिवल, मॉडर्न और आर्ट एंड कल्चर हिस्ट्री के लिए आता है। अब लेकिन इसमें से कितने सारे क्वेश्चंस हैं, तो अगर आप ध्यान देखेंगे सबसे ज्यादा ये मैंने टॉप 7 सब्जेक्ट्स उठाए हुए हैं, टॉप 7 जहां से मैक्सिमम क्वेश्चंस आते हैं। मॉडर्न हिस्ट्री जो है वो 7th नंबर पे है, यानी कि पिछले 16 सालों में 119 क्वेश्चंस पूछे गए हैं मॉडर्न हिस्ट्री से। यस, एंशिएंट से भी पूछे गए हैं 70, देन आर्ट एंड कल्चर 49 एंड देन मेडिवल इज 33, बट मॉडर्न हिस्ट्री से 119 क्वेश्चंस पूछे गए हैं। 2025 में 8 क्वेश्चंस मॉडर्न हिस्ट्री से आए थे, जिसमें से डायरेक्टली 6 क्वेश्चंस जो हैं वो इस किताब से सॉल्व होते हैं, ये जो हमारी स्पेक्ट्रम है, ठीक है। लेकिन सिर्फ 6 क्वेश्चन के लिए क्या हम ये पूरी किताब पढ़ेंगे? नहीं, ये टाइम वेस्ट होगा। देखिए, आपको टाइम अपना वहां स्पेंड करना है जहां से मैक्सिमम क्वेश्चन, मैक्सिमम आउटपुट निकले और मार्क्स आप ज्यादा वहां से गेन कर पाओ, ठीक है। हमें वहां टाइम बिल्कुल नहीं स्पेंड करना जहां पर हम अपना मतलब क्वेश्चंस ही नहीं आ रहे हैं। अगर आप बिल्कुल फ्रेश स्टार्ट कर रहे हैं, आपने अभी तक मेडिवल हिस्ट्री नहीं पढ़ी है, आपने अभी तक एटलीस्ट एंशिएंट नहीं पढ़ा है, मेरा ये रिकमेंडेशन है कि आप इसको स्किप कर सकते हैं, एंशिएंट एंड मेडिवल फॉर दिस प्रीलिम्स, ओके। फोकस ऑन मॉडर्न हिस्ट्री, फोकस ऑन ए मैक। ए मैक हमारा क्या है? आर्ट एंड कल्चर, जो कि करंट ओरिएंटेड है। ऑलराइट, नाउ अब ये देखिए, ये हमारे माइक्रो थीम का लेवल 4 है। आप जाएंगे, आपको मिल जाएगा। जिन स्टूडेंट्स ने परचेज किया है उनको ऑलरेडी पता हुआ है, और अगर आपको इसको परचेज करना है तो आप सिंपली, मैं आपको पाथ बता देता हूं, आपको जाना कहां पे है। आपको हमारे वेबसाइट पर जाना है courses.margdarshan.ias.com। जब आप उस पर क्लिक करेंगे, लॉग इन कर लीजिएगा वाया ओटीपी एंड देन आप डायरेक्टली जा सकते हैं यहां पे प्रीलिम्स के ऊपर। प्रीलिम्स वाले सेक्शन में आप जब जाओगे तो यहां पर आप देख सकते हैं माइक्रो थीम इज अवेलेबल इन इंग्लिश एंड माइक्रो थीम इज अवेलेबल इन हिंदी। जो आप इसको क्लिक करेंगे, आपको कोड यूज करना है मार्ग प्री। अगर आप इंग्लिश मीडियम के हैं, मार्ग प्री कोड यूज करेंगे तो मैक्सिमम डिस्काउंट मिलेगा, MARGPRE। आपको मैक्सिमम डिस्काउंट यहां पे मिल जाएगा और आप इसको अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। बाय नाउ करेंगे तो आपको पेज रीडायरेक्ट होने लगेगा। ऑलराइट, नाउ और ये होगी हमारी यूपीएससी रिवीजन शॉर्ट नोट्स, जहां पर आप क्लिक करेंगे आपको सारी डिटेल्स मिल जाएंगे हर एक पेपर की, GS 1 2 3 4। तो आप ये रिवीजन शॉर्ट नोट्स है, की टर्म्स के थ्रू हमने पूरा एक्सप्लेन किया है। मैं आपको बताऊंगा क्या क्या ये इसमें चीजें हैं, ठीक है। आप यहां से इसको बाय कर सकते हैं। लेट अस गो बैक।
नाउ दीज आर द इंपॉर्टेंट चैप्टर्स जो कि यूपीएससी प्रीलिम्स में पूछे गए हैं इन द लास्ट 16 ईयर्स। अगर आप ध्यान से देखोगे मैं आपको वो 4 टॉपिक हाईलाइट कर देता हूं। नंबर 1 टॉपिक है जो मैक्सिमम क्वेश्चन आया है वो ये है, गांधीयन फेज फ्रॉम 1917 टू 1932, 27 टाइम्स क्वेश्चंस पूछे गए हैं। उसके बाद जो हाई प्रायोरिटी टॉपिक सेकंड नंबर पे आता है वो है हमारा इवेंट्स फ्रॉम 1940 टू 1950, 18 क्वेश्चंस। एंड देन क्वेश्चंस केम फ्रॉम 1885 टू 1960, ये वाला, और फिर एस्टेब्लिशमेंट ऑफ ब्रिटिश रूल इन इंडिया। ये हाई प्रायोरिटी टॉपिक्स हैं, इनमें आप दिख जाएगा कि कैसे कैसे क्वेश्चंस पूछे हुए हैं। अच्छा, इसका मतलब क्या हम ये सारे टॉपिक को छोड़ देंगे? नहीं, इसका मतलब ये है कि जब आप अपने शेड्यूल बनाओगे, फॉर एग्जांपल ये 11 है, ओके, तो अगर आप 10 से 15 दिन का शेड्यूल अगर आप बनाते हो तो उसमें 60% आप जो टाइम है वो इन 4 टॉपिक्स को दोगे, बाकी का जो 40% टाइम है वो आप इन सारे टॉपिक्स को दोगे। हमें छोड़ना नहीं है, लेकिन हमें जो टाइम की हमें एलोकेशन है वो उनमें ज्यादा लगानी है जहां से यूपीएससी बार बार आपसे क्वेश्चन पूछ रही है। और वाकई में ये 4 एरिया बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है यूपीएससी प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से और हिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से भी। ये हमने ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन इसका बनाया हुआ है जहां पर आप देख सकते हो मैक्सिमम क्वेश्चन गांधीयन फेज से, देन इवेंट्स फ्रॉम 1940 टू 50 से पूछा गया है। ऑलराइट, ये आप इसको सेव कर सकते हो, पीडीएफ भी आप ले सकते हो। नाउ हमारी जो माइक्रो थीम है, जो लेवल 4 है, एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको बताता हूं। अगर आपने देखा कि स्टैब्लिशमेंट ऑफ ब्रिटिश रूल जिससे 15 क्वेश्चंस आए हैं, वो क्वेश्चंस कैसे हैं यहां पे आपको दिखेगा। आप देख सकते हैं कि इसमें थीम क्या क्या है, 1 2 3 4 5, ये माइक्रो थीम है हमारी कि ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन और गवर्नेंस से क्वेश्चन आए हैं, उनकी इकोनॉमिक पॉलिसीज और उसके इंपैक्ट से। कॉलोनियल जो अपना एक्सपैंड कर रहे थे और रीजनल किंगडम था, क्या इन्फ्लुएंस पड़ा था हमारे बाकी के राजाओं के ऊपर या किंगडम के ऊपर, वो। फिर इंडियन नेशनल मूवमेंट एंड मॉडर्न हिस्ट्री एंड देन लैंड रेवेन्यू से क्वेश्चंस बने हुए हैं। ओके, तो ये सारे आपको कवर करने हैं और आप इसको इग्नोर नहीं कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट स्टेप इसका ये है कि आपको जो हमारी ये स्पेक्ट्रम है, आपको स्पेक्ट्रम में जाना है चैप्टर 4। ओके, चैप्टर 4 इज रियली रेलेवेंट क्योंकि वहां पर इंडिया ऑन द ईव ऑफ ब्रिटिश कॉन्क्वेस्ट, यहां पर आप ये सारे क्वेश्चंस उठा के पढ़ सकते हो। ठीक है, उसके बाद चैप्टर 5 इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट, एक्सपेंशन एंड द कंसोलिडेशन ऑफ ब्रिटिश पावर इन इंडिया। इससे आपका एटलीस्ट ये टॉपिक, ये दोनों आपका कवर हो सकता है। ठीक है, तो आपको बहुत सेलेक्टिव स्टडी करनी है, आपको ये देखना है किस तरीके के क्वेश्चन ये लोग पूछ रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, इकोनॉमिक एंड एडमिनिस्ट्रेटिव प्रॉब्लम क्या था, राइज ऑफ रीजनल स्टेट्स क्या था, ठीक है, नेचर ऑफ लिमिटेशन क्या हुआ करता था, और फिर ये इंपॉर्टेंट है आपका सोशो इकोनॉमिक कंडीशन, एग्रीकल्चर, ट्रेड, इतना ये रेलेवेंट है हमारा। दूसरी चीज कि आप जब भी इसको पढ़ रहे हैं आप एक समरी भी पढ़ सकते हैं। पहले समरी पढ़ लीजिए कि इस चैप्टर में क्या लिखा हुआ है, उसके बाद आप इस टॉपिक को पढ़ सकते हैं। ठीक है, ये तो हो गया कि आप ऐसे मतलब इंटरलिंक करके कर सकते हो। मैं आपको बताता हूं जो हमारे शॉर्ट नोट्स, रिवीजन नोट्स हैं। शॉर्ट रिवीजन नोट्स का फायदा ये है, हमने बहुत अच्छे तरीके से टैब्यूलर फॉर्म में उसको डिकोड किया है। फॉर एग्जांपल, रिफॉर्म्स ब्रॉट बाय द ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन। अब भाई कौन कौन से वो रिफॉर्म्स लेकर आए हैं, तो हमने टैब्यूलर फॉर्म में, जैसे रेगुलेटिंग एक्ट 1773 में उसके फीचर क्या है, रीजन क्या था और किसने गवर्न किया था। फिर पिट्स इंडिया एक्ट 1784, फीचर, रीजन, किसने गवर्न किया था। सेम चार्टर एक्ट, चार्टर एक्ट लगभग आपके 3 हैं, 4 हैं सॉरी, तो चार्टर एक्ट 1793, फिर की फीचर, रीजन, किसने गवर्न किया था। ऐसे क्वेश्चन आपको यूपीएससी फ्रेम कर सकता है अपने उस वाले सेक्शन से, ये वाले सेक्शन से, एस्टेब्लिशमेंट ऑफ ब्रिटिश रूल इन इंडिया एंड इवेंट्स फ्रॉम 1885 टू 1857 से लेकर 1885 तक। ऑलराइट, नाउ अगर हम ये देखें, रिवॉल्ट ऑफ 1857, ठीक है, ये वाला टॉपिक। ओके, अगर हम इन टॉपिक्स को देखें, रिवॉल्ट ऑफ 1857, तो ये आप मतलब डेफिनेटली कवर करना है, क्या कॉज था रिवॉल्ट का और मेरठ में क्या कॉज था, और व्हाई द रिवॉल्ट फेल्ड, रीजन क्या था, क्यों रिवॉल्ट फेल्ड हुआ। तो आपको इस मतलब रीजन देखने, यूपीएससी आजकल आपसे स्टेटमेंट पूछ लेगी, कि रीजन क्या था किस चीज का, और 4 स्टेटमेंट दे देगी और आपको बताना पड़ेगा कि भाई क्या रीजन था। समझ में आ गया ना। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको ये दिखा देता हूं, ये हमारी है की टर्म्स यूपीएससी की शॉर्ट रिवीजन नोट्स मॉडर्न इंडिया के लिए। तो ब्रिटिश एक्सपेंशन पॉलिसीज, ये सारे आपको डिटेल में मिल जाएंगे। रिफॉर्म्स बॉट बाय ब्रिटिश,
देन रिफॉर्म्स ब्रॉट बाय ब्रिटिश लॉ एंड जस्टिस। ऑलराइट, फॉर एग्जांपल मैं आपको दिखाने के लिए बस इसको ओपन किया हूं। अगर हम आते हैं, ये है पॉलिटिकल पॉलिसीज, कंपनी रूल क्या लेकर आई थी, इसका डिस्क्रिप्शन क्या था, एग्जाम्पल क्या था, कौन गवर्नर और जनरल थे, ठीक है। डॉक्ट्रिन ऑफ माइट इज राइट क्या था, देन डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स क्या था, डॉक्ट्रिन ऑफ एनेक्सेशन क्या था। ऑलराइट, डिटेल में हमने मेंशन किया इकोनॉमिक पॉलिसी क्या थी, ड्रेन ऑफ वेल्थ की, देन डिस्क्रिप्शन क्या था, एग्जाम्पल क्या था, कौन कौन गवर्नर थे उस टाइम पे। ऑलराइट, ये आपसे, ये एग्जाम ओरिएंटेड है गाइस। देखिए, रिफॉर्म्स ब्रॉट इन द ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन, जो कि मैंने अभी आपको समझाया है, ठीक है। की फीचर्स ये कई सारे हैं, और ये क्विक नोट्स हैं, ठीक है, आपको फटाफट। रिफॉर्म्स बाय लॉ एंड जस्टिस, और भी नीचे हम लोग आते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर हम देखते हैं रिफॉर्म्स बाय द ब्रिटिश इन एजुकेशन, तो 1830 एजुकेशन ये था, मैक्यूले था, ठीक है। देन अगर हम आए रिफॉर्म्स ब्रॉट बाय द ब्रिटिश इन रेलवेज, व्हाट वर द रिफॉर्म्स ब्रॉट, तो रेलवेज वगैरह उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन प्री और मेंस दोनों के लिए आप इसको यूज कर सकते हैं। नाउ रिवॉल्ट ऑफ 1857, ओके, पॉलिटिकल कॉज क्या था, इकोनॉमिक, सोशल एंड मिलिट्री कॉज क्या था। मिलिट्री कॉज पे यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछ रखा है। नेचर एंड स्प्रेड ऑफ रिवॉल्ट किस तरीके का था, फेलियर क्यों हुआ, ये बहुत शॉर्ट में दिया हुआ है आपको। फिर चेंजेस इन ब्रिटिश पॉलिसी क्या थी हमारी। देन सोशो रिलीजियस मूवमेंट, देखिए इस बार क्वेश्चन आया था राजा राममोहन रॉय के ऊपर, उनकी फिलॉसफी और उनके प्रैक्टिस के ऊपर। तो आप ये देखेंगे कि ऑब्जेक्टिव क्या था हमारे इस सोशो रिलीजियस रिफॉर्म का, और ये एक इंपॉर्टेंट चैप्टर भी है, ठीक है। तो ऑब्जेक्टिव क्या है और कैसे हम इसको, कौन कौन से मूवमेंट हैं, लीडर्स कौन कौन से थे, रिलीजियस रिफॉर्म्स क्या हुए, सोशल चेंजेस क्या क्या हुए, ठीक है। ये देखिए, ये रेलेवेंट है आपके एग्जाम ओरिएंटेड के लिए। रिफॉर्मिस्ट, ब्रह्मो समाज, फाउंडर कौन था, ईयर क्या था, की फीचर क्या था, मेजर कंट्रीब्यूशन और इंपैक्ट क्या रहा। सेम अगर हम आगे चलते हैं तो प्रार्थना समाज, सोशल रिफॉर्म मूवमेंट इन बंगाल, देन राजा राममोहन राय, इसी के ऊपर यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा था हमारे 2025 में, ओके। तो ये सारे हमने पीवाईक्यू को ही डिकोड करके निकाला हुआ है। अगर आप इसको स्क्रॉल करेंगे, इट्स अ वेरी वेरी लाइक क्रिस्प, बहुत अच्छी नोट है, और ये सिर्फ इस सब्जेक्ट की नहीं है, हर सब्जेक्ट के लिए हमने इसको बना रखी है। ऑलराइट, सो लेट अस गो बैक। पीवाईक्यूज से हमें ये पता चलेगा कि यूपीएससी क्या पूछना चाहता है हमसे, कि व्हाट काइंड ऑफ क्वेश्चन, क्योंकि हिस्ट्री बहुत बड़ी है, लिटरली 1000 पेज है इसमें। ऑल्दो किताब छोटी है, पेज साइज छोटा है, लेकिन साइकोलॉजिकली तो बन जाता है ना कि 1000 पेजेस हैं। लेकिन हिस्ट्री में बहुत कुछ है, अगर हमने उसको क्रोनोलॉजिकल नहीं समझा, हमने उसको थीम वाइज में नहीं समझा, तो फिर बहुत प्रॉब्लम हो सकती है, ठीक है। आपको आता आता क्वेश्चन भी कंफ्यूज हो जाएगा। ध्यान से सुनिएगा, इस बार 2025 में यूपीएससी ने नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट और नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट दो क्वेश्चन पूछे थे। ये दोनों एक दूसरे से बहुत इंटरलिंक्ड हैं, ओके। सबसे पहले ये लोग पूछते हैं कि नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट का प्रोसीजर क्या था, कि अगर कोई मूवमेंट चला तो उसका एप्लीकेशन, मतलब प्रोसीजर क्या था, हमने उस मूवमेंट को स्टार्ट किया तो क्या हुआ, एप्लीकेशन क्या हुआ, किस तरीके से हमने उस मूवमेंट को सक्सेसफुल किया, ठीक है। की फीचर्स क्या थे। तो आप कहेंगे सर ये और ये की फीचर्स थे, ये हमारा की फीचर नहीं था। रिटेंशन ऑफ टाइटल्स एंड ऑनर्स विदाउट यूजिंग देम इन पब्लिक, नहीं जी, रिटेन नहीं किया गया था, टाइटल भी छीनने की बात हो जा रही थी। नॉन रिटेंशन ऑफ टाइटल्स की मतलब छीनने की क्या मतलब, टाइटल को रख देने की बात की जा रही थी। फिर यहां पर अगर आप देखेंगे कि कांग्रेस डिक्लेयर्ड अटेनमेंट ऑफ स्वराज बाय ऑल लेजिटिमेट एंड पीसफुल मींस टू बी इट्स ऑब्जेक्टिव, ये नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट का ये क्या था, एप्लीकेशन था। ये दोनों ही एक दूसरे से मिलते जुलते हैं और एप्लीकेशन था। इट वाज इंप्लीमेंटेड इन द स्टेजेस with civil disobedience and non-payment of taxes in the next stage only if Swaraj did not come within a year and the government resorted to repression. Okay, so कहने का ये मतलब है कि आप जो भी मूवमेंट पढ़ रहे हैं, जो भी हमारे फ्रीडम फाइटर्स ने जो इनिशिएटिव लिए थे, वो क्यों लिए थे, उसका इंपैक्ट क्या था, और अगर उसका इंपैक्ट हुआ तो उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या थे, दैट इज इंपॉर्टेंट। मैं आपको एक और चीज दिखाता हूं। फॉर एग्जाम्पल, सेडिशन हैज बिकम माई रिलीजन, द फेमस स्टेटमेंट गिवन बाय गांधी जी एट द टाइम ऑफ, कहां पर दिया था इन्होंने, ठीक है। तो सिर्फ गांधी, अब 2025 में तो पूछ लिया, अब फेमस जो हमारी पर्सनालिटीज लीडर हैं, उन्होंने बड़े सारे स्टेटमेंट दिए थे, जैसे जय जवान जय किसान, सुभाष चंद्र बोस ने जब दिया तो वो किस पर्पस के लिए दिया था, कहां पे दिया था, ठीक है, कौन से इवेंट को वो संबोधित कर रहे थे, वो दिया था, ठीक है। तो वो हमें ध्यान देना पड़ेगा इन सारी चीजों की वजह से। फिर चंपारण सत्याग्रह में गांधी जी का क्या रोल था, लॉन्च ऑफ क्विट इंडिया मूवमेंट में क्या था, ठीक है। तो इन सारी इंफॉर्मेशंस को हमें ध्यान देना पड़ेगा कि भाई सेकेंड राउंड टेबल कहां पर हुई थी, फिर लॉन्च ऑफ क्विट इंडिया मूवमेंट उसका इंपैक्ट क्या रहा था, ठीक।
74 वाला क्वेश्चन देखिए, ये दलित वाला क्वेश्चन है, ये पूना पैक्ट। तो पूना पैक्ट में क्या हुआ, और काफी कंफ्यूज करने वाला क्वेश्चन है क्योंकि गांधी इनविन पैक्ट इसमें डाल दिया है, देन क्विट इंडिया मूवमेंट का ये डाल दिया, देन प्रोमulgation ऑफ 1935 भी डाल दिया है। ठीक है, सो यूपीएससी इज नाउ आस्किंग ऑल्सो कि आउटकम क्या था, क्यों वो पैक्ट बना, किसके लिए वो पैक्ट बना था, समझ में आ रहा है। आपको एक और एग्जांपल दिखाते हैं। अच्छा ये देखिए, राजा राममोहन रॉय। ओके, तो कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द राजा राममोहन रॉय। ऑल्दो ये दोनों स्टेटमेंट सही है, तो अगर जो हमने अभी नोट्स आपको दिखाए हैं, ये नोट्स से ही क्वेश्चंस निकलकर सॉल्व हो जाते हैं कि ही पोसेस्ड अ ग्रेट लव एंड रेस्पेक्ट फॉर ट्रेडिशनल फिलोसॉफिकल सिस्टम ऑफ ईस्ट, और उन्होंने कहीं ना कहीं एक साइंटिफिक टेम्परामेंट था, सो दैट ही बिलीव्ड इन सोशल इक्वालिटी फॉर मेन एंड वुमेन। तो आपको वो लीडर्स के बारे में ज्यादा नहीं है, 5-6 लीडर्स हैं जिन्होंने सोशल रिफॉर्म्स ले आए थे, उनके बारे में थोड़ा सा हमें प्रिपेयर करना पड़ेगा। ठीक है, सिर्फ क्या हुआ था इंपॉर्टेंट नहीं है यूपीएससी में, बल्कि क्यों हुआ था और कैसे इवॉल्व हुआ वो चीज, वो इंपॉर्टेंट है। यूपीएससी अब चेक कर रही है आपसे कंसेप्चुअल क्लैरिटी, आपकी आइडियोलॉजिकल अंडरस्टैंडिंग, प्लस क्रोनोलॉजी और उसका लिंकेज, मतलब कि रिफॉर्म आया, रिफॉर्म के बाद अगर कोई मूवमेंट आया, उसका आउटकम क्या निकला। ठीक है, ये लॉजिक यूज कर रही है यूपीएससी, और आपको भी ऐसे ही पढ़ना है। अगर आप ध्यान से देखिए इस पूरे क्वेश्चन को, तो मॉन्टेग केम्सफोर्ड प्रपोजल 2016 में पूछा, फिर 2021 में इसका स्टेटमेंट में एक आया था। तो मॉन्टेग क्लेम्सफोर्ड प्रपोजल वाज रिलेटेड टू कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन में क्या रिफॉर्म था, ठीक, डायरकी आएगी, प्रोविंशियल गवर्नमेंट आएगी, मिनिस्टर्स जो है वो इंडिया वाले डील करेंगे, बाकी पूरा ब्रिटिश डील करेगी। और भी क्या था कि मॉन्टेग क्लेम्फोर्ड रिफॉर्म में क्या एज को हम लोगों ने 21 साल कर दिया गया था, नहीं जी, ये नहीं था, बल्कि ये था। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि आपको क्वेश्चन जो पुराना आ चुका है उसी के बेस पे आएगा, नहीं, स्टेटमेंट भी गलत कर सकते हैं आपसे। ठीक है, बट द राइट आंसर वाज द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट गेव वुमेन रिजर्व सीट इन लेजिस्लेचर। अच्छा, दो एक्ट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 को आपके उनके फीचर्स पढ़ने हैं, और ऑब्जेक्टिव क्या था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट का। फॉर एग्जांपल 2015 का ये क्वेश्चन और 2022 का ये क्वेश्चन को आप देखिए। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 क्लियरली डिफाइंस व्हाट, कि ज्यूरिसडिक्शन ऑफ सेंट्रल एंड प्रोविंशियल गवर्नमेंट। ठीक है, ये 15 में पूछा, ये 16 में पूछ दिया। ठीक है, ज्यादा फर्क नहीं है इस क्वेश्चन में कि हाँ, लेकिन हाँ ये था कि भाई कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म हुआ था। उसके बाद 2022 में पूछा है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 द प्रोविंशियल गवर्नमेंट वाज डिवाइडेड इनटू रिजर्व एंड ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग वर ट्रीटेड एज रिजर्व सब्जेक्ट। ठीक है, तो आप कहेंगे 1, 3 एंड 4, एडमिनिस्ट्रेटिव जस्टिस, लैंड रेवेन्यू एंड पुलिस। ओके, ये 3 थे। तो समझ में आ रहा है, आपसे ये पूछ रहे हैं कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 का ऑब्जेक्टिव क्या था, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट का प्रपोजल क्या था, और दूसरा जब प्रपोजल हो गया तो फिर जो रिजर्व कैटेगरी में डिवाइडेड था वो कौन कौन से सब्जेक्ट हैं। ये इवोल्यूशन अगर आपके दिमाग में रहेगा तो आप अपने कंटेंट को और रिफाइन कर सकते हैं। लेडीज एंड जेंटलमैन, आर यू गेटिंग माय पॉइंट? यस, नो, हेलो, क्लियर, राइट। नाउ 1935 को अगर हम लोग ध्यान से देखें तो ये लोग क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि इट प्रोवाइडेड एस्टेब्लिशमेंट ऑफ दी, यानी कि फीचर्स पूछ रहे हैं। फिर सेकंड स्टेटमेंट जो दिया है वो सब्जेक्ट पूछा जा रहा है। समझ में आ रहा है, सब्जेक्ट पूछा जा रहा है। पहले क्या पूछा जा रहा है कि फीचर्स क्या थे, दूसरे स्टेटमेंट में आपसे सब्जेक्ट्स, जैसे कि इसमें सब्जेक्ट्स पूछे गए, क्या क्या इंक्लूड थे इसमें, वैसे इसके सेकंड स्टेटमेंट में डिफेंस, फॉरेन अफेयर, वर्क केप्ट अंडर दी इतना इतना इतना। तो ऐसा नहीं है, ये इनकरेक्ट स्टेटमेंट है, दिस वाज द करेक्ट स्टेटमेंट। आई होप यू आर गेटिंग माय पॉइंट। नाउ ये हमारा 2022 का पीवाईक्यू आता है जो कि क्रिप्स मिशन के ऊपर। ओके, नाउ क्रिप्स मिशन क्यों आया था, क्या ऑब्जेक्टिव थे उसके, ये भी इंपॉर्टेंट है। ज्यादा नहीं है, आपको सिर्फ और सिर्फ 50 वर्ड का ये डेटा है और कुछ नहीं है। ठीक है, द प्लान फॉर सर स्टेफर्ड क्रिप्स वाज दैट आफ्टर सेकंड वर्ल्ड वॉर इंडिया शुड बी गिवन अ डोमिनियन स्टेटस। ओके, एनी प्रोविंस विच इज नॉट प्रिपेयर टू एक्सेप्ट न्यू कॉन्स्टिट्यूशन। ये देखो 2016 में आया था, ये सिंपल क्वेश्चन था। ठीक है, इसके एक ऑब्जेक्टिव से। लेकिन जो 2022 में क्वेश्चन आया वो थोड़ा सा घुमा के आया, क्योंकि क्रिप्स मिशन में यह भी बताया गया था कि जो लोग भारत के संविधान से बहुत खुश नहीं है या फिर उसके साथ अटैच नहीं होना चाहते, तो वो ब्रिटेन के साथ एक अलग कॉलोनी बना के रह सकते हैं। ठीक है, वो एक अपनी प्रोविंस में आजाद रह सकते हैं। ठीक है, बस कुछ कुछ चीजें होंगी जो कि ब्रिटेन कंट्रोल करेगा, जैसे डिफेंस हो गया और करंट इंटरनेशनल अफेयर्स वगैरह हो गए। ठीक है, तो सेकंड स्टेटमेंट इज राइट, नॉट दी फर्स्ट स्टेटमेंट। ऑलराइट, प्रीलिम्स के लिए एक खास बात आपको बताऊं, प्रीलिम्स का जो क्वेश्चंस हैं वो ऑलरेडी आपके नोट्स बन सकते हैं।
मतलब कि 1919 जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट था, आप उस पर अगर नोट बनाने जाएं तो आपको तीन चीजें तो यूपीएससी प्रीलिम्स देती है। एक 2015 वाला, दो 2016 वाला, और तीन ये। आपको तीनों यहां से पता चल गया यार ये एक इंपॉर्टेंट कंटेंट मेरा बन सकता है। तो प्रीलिम्स का जो स्टेटमेंट है, उनका जो आंसर है, वो आपका एक बढ़िया नोट बन सकता है। रिवोल्यूशनरी मूवमेंट से दो क्वेश्चन अब तक आए हैं 2014 में और 2022 में। ये गदर पार्टी से रिलेटेड, ओके, सेम गदर पार्टी से रिलेटेड क्वेश्चंस आए हुए हैं, तो आपको मिस नहीं करना है। एक बार 2014 में इन लोगों ने पूछा था कि गदर वाज व्हिच काइंड ऑफ मूवमेंट, ओके, रिवोल्यूशनरी मूवमेंट था या फिर कम्युनिस्ट मूवमेंट था। फिर उसके बाद 2022 में इन लोगों ने पूछा है कि कौन कौन से एक्टिव पार्टिसिपेट किया था गदर मूवमेंट में। आपसे की फीचर भी पूछ सकते हैं गदर पार्टी का, क्यों फॉर्म हुआ था ये भी पूछ सकते हैं। ऑलराइट, ये हमें पढ़ना है। देन हमारा आता है जो सबसे पहले एस्टेब्लिशमेंट ऑफ ब्रिटिश रूल। देखिए क्वेश्चन जो है वो कैसे एग्जामिनर सेट करता है। 2017 में इन लोगों ने क्वेश्चन पूछा रियोतवारी सेटलमेंट के ऊपर किसने इंट्रोड्यूस करवाया था, तो आप कहेंगे रीड और मुनरो, क्योंकि बहुत पहले हुआ था। लॉर्ड कॉर्नवालिस बाद में आए थे, ठीक है। और जब आप ये क्वेश्चन देखेंगे एग्जैक्टली 2017 का 24 में पूछा गया कि रेवेन्यू कलेक्शन कॉर्नवालिस, तो रियोतवारी सेटलमेंट वाज रिलेटेड टू हियर, क्योंकि यहां क्वेश्चन पूछ दिया है रियोतवारी सेटलमेंट वाज रिलेटेड टू रीड एंड मुनरो, सो द परमानेंट सेटलमेंट वाज विथ लॉर्ड कॉर्नवालिस। तो स्टेटमेंट 2 वाज राइट बिकॉज ये लेटर फेज में हुआ था। तो आपको ऐसे कनेक्शन बनाना पड़ेगा, ये ध्यान से देखिएगा। 2015 में, 2016 में, ठीक है, 2019 में और 2023 में ये जो क्वेश्चंस आप देख रहे हैं ये एक दूसरे से ओवरलैप करते हैं। 2015 में क्या पूछा गया था, यहां पे देख लेते हैं। 2015 में आपसे पूछा गया था कि इनमें से कौन सा, चारों में ऑप्शन दे दिया गया, इनमें से कौन सा ऐसा मूवमेंट था जो कि स्प्लिट करवाया इंडियन नेशनल कांग्रेस में और मर्ज हुआ मॉडरेट और एक्सट्रीमिज्म। आप कहेंगे स्वदेशी मूवमेंट। बट आपको यह भी पढ़ना है, मैंने वीडियो में बताया हुआ था, मैंने प्रेडिक्ट भी किया था इन तीनों में से इस साल क्वेश्चन आने वाला है, और नॉन कॉपरेशन से 2 क्वेश्चन आ गए। आप भी रेडी रहिए, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट और क्विट इंडिया मूवमेंट से क्वेश्चन बन सकते हैं, और इसी लाइन एंड लेंथ पर आपको पढ़ना है। फिर 2016 में इन लोगों ने पूछा कि स्वदेशी और बॉयकॉट जो मूवमेंट थे वो कौन से क्यों अडॉप्ट किए गए थे, मतलब किस टाइम पर अडॉप्ट किए गए थे। तो आप कहेंगे पार्टीशन ऑफ बंगाल हुआ, काफी ज्यादा गुस्सा था, लोगों ने अडॉप्ट किया कि हम बाहर का प्रोडक्ट अब यूज नहीं करेंगे, ठीक है। नाउ उसके बाद फिर आता है हमारा 2019 का क्वेश्चन कि रेफरेंस टू स्वदेशी मूवमेंट इट कंट्रीब्यूट द रिवाइवल ऑफ क्या, यानी कि जो स्वदेशी मूवमेंट हो गया तो व्हाट इट कंट्रीब्यूट्स, क्या बना उससे, मतलब अचीवमेंट आउटकम क्या आया। तो ये देखिए नेशनल एजुकेशन काउंसिल और फिर लाइक इंडिजीनियस आर्टिजन क्राफ्ट को काफी ज्यादा बूस्ट मिला, ठीक। फिर 2023 में इन लोगों ने क्वेश्चन का फॉर्मेट चेंज कर दिया और स्टेटमेंट 1 स्टेटमेंट 2 रीजन बताने लगे कि क्या ये इसका सही रीजन है कि नहीं। तो 7th August इज डिक्लेयर्ड एज नेशनल हैंडलूम डे। इट वाज 1905 दैट द स्वदेशी मूवमेंट वाज लॉन्च एट द सेम डे। यस, इट इज द सेम रीजन। तो आप सोच के देखिए कि जो बच्चा ये और ये पढ़ रहा है, क्या उस टाइम पर वो ये नहीं पढ़ा होगा, बिल्कुल पढ़ा होगा, बस फॉर्मेट अलग है, फॉर्मेट को हमको ध्यान देना पड़ेगा। तो देखिए कोई भी इवेंट अगर आप पढ़ रहे हो, मूवमेंट स्पेसिफिकली जो मूवमेंट आप पढ़ रहे हो, ये स्वदेशी है, किस साल आया था, क्या ट्रिगर हुआ उसको, लीडर कौन कौन से थे उसमें, उनका मेथड क्या था, दैट वाज वेरी इंपॉर्टेंट, एंड देन आउटकम क्या आया, सिंबल क्या था, इन सारे के ऊपर यूपीएससी ने आपसे क्वेश्चन पूछ लिया है। स्वदेशी इज डन, नाउ नेक्स्ट इज नॉन कॉपरेशन, वो भी डन इस साल। अब आगे क्या है वो मैंने आपको बता दिया है, क्विट इंडिया मूवमेंट, फिर उसके बाद कई सारे ऐसे मूवमेंट है, ठीक है। नाउ लर्न इंटरकनेक्शन विद अदर मूवमेंट, सो स्वदेशी इंस्पायर्ड होम रूल लीग, बॉयकॉट स्वदेशी रिपीटेड इन नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, then economic nationalism that carried forward by Gandhi in the form of khadi and charka. Now they haven't asked the role of press, role of women and regional variation yet. तो ये आप तैयार रहिए, हो सके यूपीएससी आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है इनके ऊपर, ठीक है। ये हमारी माइक्रो थीम का मैंने आपको बताया है, प्री और मेंस ऑलरेडी कॉम्बो भी अवेलेबल है और हिंदी में भी अवेलेबल, आप जाके इसको बाय कर सकते हैं। अगर आप हमारे बैच में एनरोल करना चाहते हैं तो 2 तारीख से ऑलरेडी नया बैच स्टार्ट था, लास्ट बैच हमारा 23 फरवरी को है। आप इस बैच को पकड़ सकते हैं, ये भी टाइम है इसमें, क्योंकि 2 तारीख वाले बैच में सिर्फ 3 क्लासेस हुई हैं अभी, और आप अभी से इकोनॉमी स्टार्ट कर सकते हैं। ये हमारा था,
हम इकोनॉमिक पढ़ेंगे, फिर एनवायरनमेंट, फिर साइंस एंड टेक, सीसैट साइमल्टेनियसली चलेगा, फिर ज्योग्राफी और फिर आईआर। ओके, लगभग हिस्ट्री खत्म हो जाएगा 31 मार्च तक, और ये हमारा टाइम टेबल है। अगर आप स्क्रीन पे देखेंगे ये पूरा टाइम टेबल, इसको ध्यान से देख लीजिएगा कि मंडे, वेडनेसडे, फ्राइडे में हम इकोनॉमी, एग्रीकल्चर ये फिनिश कर रहे हैं, 20 फरवरी को हम इकोनॉमी फिनिश कर रहे हैं, और साइमल्टेनियसली ट्यूसडे, थर्सडे और संडे में सीसैट की क्लासेस चल रही हैं। ठीक है, कुल मिला के लगभग 19 अप्रैल तक हम लोग इसको फिनिश कर देंगे, ये अपने लास्ट बैच को। ऑलराइट, ऑलरेडी हमारे पास बहुत लिमिटेड टाइम बचा हुआ है। मुझे आपसे सिर्फ और सिर्फ 100 आवर्स चाहिए, क्योंकि आपके पास अगर आप फुल टाइम हो तो 1000 आवर बचेगा, अगर आप वर्किंग हो तो 600 घंटे बचेंगे। आई ओनली वॉन्ट इज 100 आवर फ्रॉम यू। हाउ वी विल डू इट? वी विल डू फर्स्ट PYQ को हम टॉपिक वाइज ब्रेक करेंगे, रिपीटेड डायमेंशंस को मॉडिफाई करेंगे, एलिमिनेशन का लॉजिक ढूंढेंगे, ट्रैप को भी आपको करना सिखाएंगे, और मॉक टेस्ट हम आपको इसमें ऑलरेडी सेक्शनल मॉक टेस्ट आर इंक्लूडेड। ओके, फॉर एग्जांपल मैं आपको ओपन करके दिखा देता हूं। सो अगर आपने हमारे बैच में एनरोल किया है तो आप आ जाएंगे लर्न सेक्शन पे। एनरोल कर लिया आपने तो आप आ जाएंगे, यानी कि स्टोर से आप जाएंगे, स्टोर पे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर पीजीपी प्लस है, आपको पीजीपी 2026 कोड यूज करना है। प्लस में मेरी मेंटोरशिप है और इसमें मेरी मेंटोरशिप नहीं है। आप एनरोल कर लेंगे तो आप इस कोर्स में आ जाएंगे। यहाँ पर आपका कोर्स दिखेगा पीजीपी प्लस 2026 मेंटोरशिप प्रोग्राम, और ये सारी की सारी आपको फीचर्स दिखेंगे। लाइव क्लासेस जो हैं वो यहाँ पे हर एक सब्जेक्ट की आ जाएंगी। ठीक है, फिर यहाँ पे पीजीपी प्लस अगर हम इंग्लिश मीडियम में जाएं नीचे तो ये आपको सारे टेस्ट दिखेगा, टेस्ट सीरीज, की टर्म्स, PYQ, माइक्रो थीम, मंथली करंट अफेयर्स एंड सेक्शनल, सबको आपको दिखेंगे। हिस्ट्री जो है वो हमने ऑलरेडी लेक्चर कंप्लीट कर लिया है। पुराने बैच में सेम कंटेंट है, अगर आप चाहें तो हिस्ट्री फिर से आप कर सकते हैं हमारे अपकमिंग बैचेस में। ठीक है, तो ऑलरेडी आद्या मैम ने हिस्ट्री का लेक्चर पूरा का पूरा कंप्लीट कराया हुआ है, आप वीडियो भी देख सकते हैं और आप आगे ही बढ़ सकते हैं। ठीक है, ऑलरेडी स्टूडेंट्स हैं। ठीक है, ठीक है। सो आई होप कि आपको क्लैरिटी आ गई होगी कि कैसे हम हिस्ट्री को अप्रोच करेंगे और इस बुक को जुडिशियसली हम कैसे यूज कर सकते हैं। मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में, तब तक थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।